ठीक है। राव खालिद साहब, अता तारड़ की जानिब से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी जिसमें उन्होंने कहा कि पार्टी को हम शायद बैन कर दें, पीटीआई को, और इसके अलावा उन्होंने आर्टिकल 6 लगाने की बात की। 3 अहम ओहदों पर जो फाइज थे लोग पीटीआई की हुकूमत में, आरिफ अलवी थे, इमरान खान थे और कासिम सूरी साहब। अच्छा, अब अता तारड़ साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस से ऐसा लगता है कि जैसे पीटीआई का पत्ता कटने वाला है, स्पेस नहीं अब उनको मिलेगी। मगर फिर आ जाता है ख्वाजा आसिफ साहब का इंटरव्यू, जिसमें ये लगता है कि शायद हुकूमत का अपना पत्ता कटने जा रहा है, हुकूमत को भी स्पेस नहीं मिल रही है। तो ये क्या चल रहा है इस वक्त सियासत में? आपको आज शायद आपने मरियम साहिबा का बयान नहीं सुना, तो वो जिस किस्म की उन्होंने आज धमकियां लगाई हैं अपने बयान में, तो मुझे तो काफ़ी मामलात इनके गड़बड़ लग रहे हैं। मसला ये है कि हुकूमत जो है वो तमाम तर सहूलतकारी के बावजूद जो है ना, सियासी मामलात हो, कोई कौमी मामलात हों, दहशतगर्दी जैसे है, मुआशी मामलात हों, बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात हों, किसी भी महाज पे आपको नज़र नहीं आता कि वो डिलीवर कर पा रही है या कोई आपको कोई खैर की खबर दे रही है। सिवाय IMF का एक बयान आया, अभी पता नहीं वो कब तक होगा और क्या नहीं होगा उसका। तो उसमें हमारे जितने अंदरूनी और बैरूनी मामलात हैं वो मुसलसल इन्हतात का शिकार हैं, तनज़्ज़ुली की तरफ चीज़ें जा रही हैं। अगर ये सूरत हाल जो इस वक्त मौजूद है, ये जनरल ऑब्जर्वेशन है, बिज़नेस कम्युनिटी को देख ले। आज IPPs के ऊपर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, काफ़ी लेते हुई है। फिर महंगाई की सूरत हाल आप देख लें, आज ही के दिन एक कोई 85.85% मज़ीद बढ़ गई है और आगे मज़ीद बढ़ेगी जिस तरह की सूरत हाल चल रही है। जितने इस सूरत हाल में ये 2 महीने 3 महीने अगर ये चलते रहे तो हम जिस तरह दलदल में, मैंने पहले भी कहा था कि गर्दन तक तो हम धंसे हुए हैं इस दलदल में, तो मज़ीद ऐसी सूरत हाल हो जाएगी कि फिर इसमें से निकलना जो है वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। फिर आप भले मुंतखब हुकूमत हो, भले टेक्नोक्रेट्स हों, भले कोई और सिस्टम हो, हमारा एमरजेंसी हो, एमरजेंसी प्लस हो, फिर मामलात बड़े गंभीर हो जाएंगे और बहुत मुश्किल हो जाएगा इन मामलात को आगे चलाना। अभी जो सूरत हाल मुझे लग रही है कि इनको एक तो जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, उसके बाद इमरान खान साहब के 2-3 केसेस में जो फैसले आए, फिर उसके बाद जो ट्रिब्यूनल से आगे ये एंटिसिपेट कर रहे हैं कि जो जहाँ पे धांधली के केसेस गए हुए हैं और जिस तरह से मामला चल रहे हैं, तो उससे इनको लग ये रहा है कि कुछ हमारे मामलात जो है ना वो गड़बड़ हो रहे हैं, गैर महफूज समझना शुरू कर दिया उन्होंने अपने आप को। शायद वो उनके दिमाग में किसी जगह ये भी हो कि जिस तरह इमरान खान साहब के साथ एक पेज चल रहा था और बैकडोर में हमारे साथ मामलात बड़े सेट हो गए थे 2019-20 में, इस तरह शायद हमारे साथ भी कोई हाथ हो रहा है, इस किस्म की चीज़ें हो रही हैं जी। इनसिक्योरिटी वो आ रही है इनके अंदर। और जो एक पेज की आप बात करते हैं, तो एक पेज अयूब खान साहब खुद चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर थे, सारा कुछ खुद थे, याहिया खान साहब भी सब कुछ थे, जनरल जिया भी सब कुछ थे, जनरल मुशर्रफ भी सब कुछ थे। वो एक पेज तो उधर भी नहीं रहा था। तो सूरत हाल ये कि आप मुल्क की जो सूरत हाल है, मुल्क जिस तरफ जा रहा होता है, उसको मद्देनज़र रखते हुए जितने भी फैसले होते हैं, चाहे वो पाकिस्तान की पॉलिटिकल एलीट करे, कोई भी करे, तो वो उन चीज़ों को सामने रख के हमेशा चीज़ों को देखा जाता है। अदालतें हैं, जैसे आपके इंस्टीट्यूशंस हैं, उन सारी चीज़ों को सामने रख के देखा जा रहा है। ख्वाजा आसिफ साहब जो अक्टूबर की बात कर रहे हैं ख़ास तौर पे कि जी वो नज़रसानी की अपील आ जाएगी, तो वो डरा रहे हैं, अपने पीपल्स पार्टी वालों को भी डरा रहे हैं, अपने लाइज को भी डरा रहे हैं। ठीक है, PTI के लिए तो खुशाइंद बात है अगर वो समझ रहे हैं कि इनको पता है, ख्वाजा आसिफ साहब को अगर पता है किस किस्म की बात होने जा रही है, तो PTI वाले तो बड़े खुश होंगे कि हाँ हमारी बात बनने जा रही है। लेकिन एक चीज़ मैं बता दूं, पता नहीं ख्वाजा आसिफ साहब को पता है या नहीं है, क्या? अक्टूबर का मुझे पता नहीं, लेकिन नवंबर के आखिरी हफ्ते में कुछ मुस्ताफ़ी और रिटायर्ड जो सरकारी अफसरान थे, उनके 2 साल पूरे हो रहे हैं, जो लिमिट होती है कि आपने रिज़ाइन किया है या आप रिटायर हुए हैं, तो 2 साल बाद आप फिर सियासी बयान या कुछ भी कर सकते हैं या एक्टिविटी में हिस्सा ले सकते हैं। ये मैं वसूख से कह सकता हूँ कि वो तैयार बैठे हैं। जो कुछ उनके खिलाफ इन्होंने तकरीरें की हुई हैं, जो बातें की हुई हैं, जो इल्ज़ामात लगाए हुए हैं, वो सारी वो अब इनको नवंबर के आखिरी हफ्ते से वो फेस करना पड़ेगा। 1-2 लोगों का तो मुझे पता है वो पॉलिटिकली भी उनकी एम्बिशंस हैं और वो सियासत में भी आएंगे, और वो सारी बातें जो ये बैठ के करते रहे, फ़लाँ ने इस तरह कर दिया, फ़लाँ हमारी हुकूमत को इस तरह गिराना चाहता था, फ़लाँ हमारे साथ ये कर रहा था, इसने हमारे साथ ये हाथ किया, फ़लाँ ने ये हाथ किया, वो सारे लोग आके अब भले PTI ने उन पर तनकीद की है, भले पीपल्स पार्टी ने की है, भले नून ने की है, भले किसी और ने की है, वो आके बताएंगे कि वो जवाब गज़ल जो है ना
उसका जैसे जैसे खदशा पैदा हो रहा है, मेरा ख्याल है कि इनको मजीद फिक्र लाहक होगी कि ये ढील के जरिए जो पीटीआई पर बैन के हवाले से जो इन्होंने बात की, आपको लगता है कि ये कोई एक अच्छा मूव था, जबकि अब वो खुद फ्रंट फुट पर चले गए हैं इस स्टेटमेंट को लेकर? मुझे लगता है कि एकदम से उन्होंने कोई तारड़ साहब, मुझे नहीं लगता कि वेल कंसीडर्ड ये कोई डिसीजन था। कहा जा रहा है जी मियां नवाज शरीफ भी पीछे थे, फलां भी था और इस तरह भी था, मुझे नहीं लगता। तो वो बयान की हद तक आप देखें वहीं पे रुक गया मामला। हाँ। अब जितने लोग हैं वो उनका इंतहाई माजरत खाना रवैया गवर्नमेंट के, या वो आए बाएं शाएं कर रहे। रात में तारिक फजल चौधरी साहब को सुन रहा था, जी। वो कहते हैं जी हम तो इस हक में हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन पर कोई बैन होना नहीं चाहिए, और अगर रिजर्व सीट पे उनका हक बनता है वो भी उनको मिलनी चाहिए। अच्छा। सुप्रीम कोर्ट से हमने थोड़ा लड़ना है, सुप्रीम कोर्ट ने अगर फैसला किया है सही है या गलत है तो उस पर अमल दरामद होना चाहिए। वो रात थे बैठ के कह रहे थे। तो अब बात ये है कि अब किसकी बात को दुरुस्त माने बंदा, ठीक है। वो एक मुझे याद आ रहा है कि एक पंजाबी ड्रामा आया करता, छोटी सी बात, पंजाबी ड्रामा आया करता पीटीवी के ऊपर। उसमें एक कैरेक्टर था, वो हर बंदे को कहता था बड़े ऐसे गुस्से में ना, तेन पता नहीं मैं कौन हाँ। आगे से अगर बंदा गुस्से में कहता तू कौन है, तो वो कहता मैं बीमार हाँ। ये सूरत ये यहाँ पे अगर आगे से तगड़ा बंदा आ जाए ना तो वे फौरन बीमार हो जाते हैं, वरना ये रोक चुप डालने की पूरी कोशिश करते हैं। जी अच्छा, राव खालिद साहब, इलेक्शन कमीशन के जरा इस फैसले पे थोड़ी सी पहले बात कर लेते हैं। आपको लगता है कि वाकई मिनोअन कर लेगा अमल दरामद इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर, या फिर कोई टेक्निकल ग्राउंड्स निकाल के कोई मसला क्रिएट कर सकता है? जैसे कि वो इस बारे में बात कर रहे हैं कि जिन पीटीआई के अरकान ने डिक्लेरेशन में पीटीआई का नाम नहीं लिखा, उनको इस वजह से हमने आज़ाद डिक्लेयर किया था। ये टेक्निकल ग्राउंड्स पे अभी भी आपको लगता है कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है इलेक्शन कमीशन? देखिए, दो चीज़ें हैं इसमें। एक तो आर्टिकल 189 है और 190 है। 189 ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के जो भी फैसले होंगे वो तमाम जुडिशल जो सेटअप है पाकिस्तान का, नीचे से लेके ऊपर तक की अदालतें उसको फॉलो करेंगी, उस प्रेसिडेंट को उस नज़ीर के अमल दरामद करेंगी और उससे हट के कोई फैसला नहीं देगी। दूसरा 190 है जिसमें ये कहता है कि तमाम एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी और बाकी जितनी अथॉरिटीज़ हैं वो सुप्रीम वर्क इन एड ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट जब कोई फैसला देती है, कोई एक्ट करती है इस किस्म का, तो उसकी हर तरह से उसकी पूरी तरह से मदद करेंगी उसमें, उसकी इम्प्लीमेंटेशन में। तो ये तो आईनी बात है कि सुप्रीम कोर्ट का जब फैसला आ गया, अक्सरियती फैसला आ गया, अदरवाइज कोई ना आ जाए, तो वो आइडियली वो यही होना है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भी ये पता है कि यही होना है। और हमारे बहुत से दोस्तों ने कई दिनों से लगे हुए थे, सहाफ़ी दोस्त भी और बाकी भी, कि जी फैसला कर लिया हुकूमत ने, इस पर अमल नहीं करेंगे। हुकूमत के लोग भी बिटवीन द लाइंस इस किस्म की बातें कर रहे थे कि सियासी फ़ैसला है, आइनी फ़ैसला नहीं है। ये सियासी है, आइनी है, मुआशरती है, मुआशी है, सही है, गलत है, ये सुप्रीम कोर्ट का अक्सरियती फ़ैसला है और ये अमल दरामद इस पर होना है। तो हम भी यकीन करने लगे थे उनकी बातों पे, तो लेकिन आज अचानक इलेक्शन कमीशन ने बताया कि नहीं, उनका तो कोई ऐसा मूड नहीं है। तो वो मुझे मिसरा याद आया उस वक़्त कि हम हुए काफिर तो वो काफिर मुसलमान हो गया। तो जब हमें शक पड़ा कि ईसीपी नहीं करेगा तो उसने कहा जी हम करेंगे। तो वो अब ईसीपी के लिए चारा कोई नहीं था बेसिकली। हाँ जी, दूसरी बात यह है कि जो आइनी नुकात, कानूनी नुकात कह रहे हैं जी अगर को हुआ तो हम करेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने 5-6 पॉइंट्स में हर उस इशू को एड्रेस किया है जो पॉसिबली इलेक्शन कमीशन जिस पे एतराज़ कर सकता था, जिसको उठा सकता था। अगर उन्होंने डिक्लेरेशन, पहली बात जो 11 जजेस ने की, बल्कि मेरा ख्याल 13 जजेस ने की है कि बल्ले के फैसले पे वो पीटीआई को डी लिस्ट नहीं कर सकते थे एज पार्टी, उसको इग्नोर या ख़त्म नहीं कर सकते थे एज पार्टी, वो इलेक्शन लड़ सकती थी। नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने एफिडेविट जो भी दिए वो सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस फैसले में नल एंड वॉइड कर दिए। उन्होंने कहा ये जो 39 हैं जिनके पीटीआई के मौजूद है रिकॉर्ड के ऊपर इलेक्शन कमीशन के, वो पीटीआई के ही समझे जाएंगे। बाकी जो सारे हैं वो इंडिपेंडेंट तस्वुर होंगे उस दिन से जिस दिन इलेक्शन हुआ जी। और उस हिसाब से उनकी जो डेट है ज्वाइनिंग की वो 3 रोज़ नहीं है बल्कि 15 रोज़ आज से जिस दिन फैसला सुनाया जाए 15 रोज़ है। तो उन्होंने बिल्कुल पिछला सारा जितने एक्ट
इलेक्शन कमीशन के थे, उन इंडिविजुअल्स के थे जिन्होंने इलेक्शन लड़ा था, वो सारे उन्होंने अनडू कर दिए, उनके एफिडेविट्स अनडू हो गए। तो जब सुप्रीम कोर्ट ये फैसला कर चुकी है तो उसके ऊपर ये कहना कि जी इसको ऐसे कैसे करे और वैसे कैसे करे, मेरा ख्याल है कि ये अगर कोई जाएंगे दोबारा ये इलेक्शन कमीशन वाले सुप्रीम कोर्ट के पास तो मज़ीद उनको शर्मिंदगी का एहसास उसमें होगा। और दूसरी बात यह है कि हुकूमत को भी थोड़ा एहसास होना शुरू हो गया है कि इस फैसले को हम वापस ना हो सकता है ना इसको किया जा सकता है। अच्छा। और उस हुक्मदुली का अगर वो करती है, ईसीपी करता है या हुकूमत करती है, उसका थोड़ा सा फ्यूचर में भी देख ले। ये मसाइल इसी किस्म के हमारे अंडरस्टैंडिंग इश्यूज़ की असूल की बुनियाद पे नहीं होता, हमारा ज़रूरत की बुनियाद पे होता है कि मेरी आज ये ज़रूरत है तो ये मुझे सूट करता है, बंदा इसको ले लो और उसको ले लो। दूसरा एक बात चलते चलते तबसरा कर दूँ, जो नजम साकिब साहब ने कहा है कि पीटीआई आगे नहीं होगी। हाँ, तो फिर अगर ये हुकूमत चली भी जाती है तो मेरा ख्याल है मैं नजम साकिब साहब को मुबारकबाद दे दूं, इनको हम जल्दी प्रोग्राम में मुझे लगता है लूज करने जा रहे हैं। ये किसी हुकूमती ओहदे पे जल्द फायद हो जाएंगे। सारा पिंड मर जाएगा, तू चौधरी नहीं बन सकता।